गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम पिंकी मलिक, लेक्चरर इन इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं का तीसरा चैप्टर मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन में आज हम पढ़ेंगे कि सैंपल कैसे सेंसस मेथड से डिफरेंट होता है। साथ में हम कवर करेंगे सूटेबिलिटी ऑफ सैंपल मेथड, सैंपल मेथड का कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ सैंपल मेथड कि ऐसे कौन से गुण और अवगुण हैं जो सैंपल मेथड के अंदर शामिल होते हैं। एसेंशियल ऑफ सैंपल, सैंपल सेलेक्ट करते हुए कौन से ऐसे तत्व होते हैं जो हमें सोचने जरूरी है। एसेंशियल ऑफ सैंपल का मतलब है कि सैंपल के अंदर कौन कौन से तत्व होने जरूरी है। मेथड ऑफ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग के कौन कौन से मेथड होते हैं। तो चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं सैंपल मेथड। सैंपल मेथड का मतलब होता है किसी भी पॉपुलेशन से कुछ डाटा कलेक्ट कर लेना। लास्ट वाले लेक्चर में हमने करा था कि जो पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन का मतलब होता है पूरा एरिया, जो भी रिसर्च का एरिया होता है, जबकि एक पॉपुलेशन के अंदर अनगिनत आइटम हो सकते हैं। आइटम का मतलब होता है जितने भी मदे उसके अंदर शामिल होती है। जब हम सैंपल मेथड प्रयोग करते हैं तो पॉपुलेशन में से कुछ एरिया, कुछ आइटम चूज करते हैं, उन आइटम को ही हम सैंपल बोलते हैं। जैसे घर पर कोई भी कार्य करते हुए या आप किसी शॉप में जाते हो तो आप दुकानदार से बोलते हो कि मुझे कुछ सैंपल दिखा दो। सैंपल का मतलब है कि आप सिर्फ उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने वाले तत्वों की डिमांड कर रहे हो। जैसे घर में एक हाउसवाइफ है, वो चावल बनाते हुए कि चावल पके हैं कच्चे हैं, तो उनमें से कुछ आइटम सेलेक्ट करती है, ना कि पूरे चावल सेलेक्ट करती है। या अदर एग्जांपल आप ले सकते हो कि आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपसे खून टेस्ट के लिए बोलता है, तो आपके जो ब्लड्स के जो सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं, या आज के टाइम में जो कोरोना चला हुआ है तो उसके भी सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं। पूरा का पूरा ब्लड आपका नहीं निकाल दिया जाता, बस सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं। तो सैंपल का मतलब है कि सारी की सारी जो यूनिट है उनकी स्टडी ना करके कुछ आइटम की स्टडी की जाए। कुछ आइटम की स्टडी करना ही सैंपल कहलाता है। जबकि अगर हम पूरी पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं तो वो जनगणना विधि कहलाती है, सेंसस कहलाती है। तो मीनिंग देख लेते हैं सैंपल मेथड। सैंपल मेथड वह विधि है जिसमें किसी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले छोटे समूह से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं तथा उनसे निष्कर्ष निकाले जाते हैं। मतलब जनसंख्या से आंकड़े कलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन वो आंकड़े ऐसे कलेक्ट किए जाते हैं जो पूरी जनसंख्या को प्रतिनिधित्व देते हो। या सैंपल मेथड में हम देखते हैं कि पूरी जनसंख्या की स्टडी ना करके केवल छोटे समूह की स्टडी की जाती है और उससे संबंधित हम आंकड़े एकत्रित करते हैं। आंकड़े एकत्रित करने के बाद उनसे हम निष्कर्ष निकालते हैं, उसे ही हम सैंपल मेथड कहते हैं। जैसे आपका ब्लड टेस्ट किया जाता है, ब्लड टेस्ट करने के बाद जो भी रिपोर्ट आती है उसके अकॉर्डिंग हम आपकी बॉडी का एनालिसिस कर सकते हैं। पूरी बॉडी का चेक न करके सिर्फ ब्लड टेस्ट करके हम उस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हैं। तो देख लेते हैं कि एक सैंपल के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। किसी भी पॉपुलेशन से जब हम सैंपल कलेक्ट करते हैं तो ज़रूरी है कि वो जो सैंपल है उसके अंदर वो सारे गुण होने चाहिए जिससे हम पॉपुलेशन की जो भी समस्या है उसका निदान कर सके, उसको सलूशन निकाल सके और उसके बारे में जान सके। तो देख लेते हैं जो सबसे जो एसेंशियल पार्ट है सैंपल का वो होता है रिप्रेजेंटेटिव। जब भी हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं पॉपुलेशन से तो वो उसको रिप्रेजेंट करने वाला है। जैसे क्लास में 30 स्टूडेंट है तो 30 स्टूडेंट अलग अलग IQ के हैं, कोई इंटेलिजेंट है, कोई एवरेज है और कोई डल है। तो आपको जब डाटा कलेक्ट कर रहे हो तो हर श्रेणी में से कुछ स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है। यानी कि आपको जो डाटा कलेक्ट करना है वो इस तरह का डाटा कलेक्ट करना है कि वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो। जैसे अगर मैं स्टडी करना चाहती हूँ कि जो कोरोना का इफ़ेक्ट है वो कितना बड़ा है, तो जो मैं स्टडी कर रही हूँ तो मुझे हर पॉपुलेशन से कुछ ना कुछ इंडिविजुअल्स का टेस्ट करना जरूरी है, चाहे वो मिडिल क्लास है, चाहे वो हाई क्लास है, चाहे वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो जब भी हम स्टडी कर रहे हैं तो ऐसा होना चाहिए कि वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन को कवर कर रहे हैं। आगे है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी सैंपल हैं, उनके अंदर ये गुण होना चाहिए कि वो डिपेंडेंट ना हो एक दूसरे पर, बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो। जैसे क्लास में 2 फ्रेंड्स हैं और मैं सर्वे कर रही हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मैं उन दोनों को इकट्ठे ही सैंपल में लूँ। दोनों को अलग अलग चांस होता है कि सैंपल कलेक्ट करने का।
तो वो जो सैंपल हम कलेक्ट कर रहे हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होने चाहिए। हर सैंपल के पास पूरा चांस होना चाहिए कि वो सिलेक्ट हो सके। थर्ड आ जाता है होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब है कि सैंपल मेथड का प्रयोग वहाँ किया जाना चाहिए जहाँ जो पॉपुलेशन है बिल्कुल होमोजेनिटी है, कि जो सैंपल मिल रहे हैं वो बिल्कुल इजीली मिल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो पॉपुलेशन है उसमें बहुत सारा डाइवर्जन है, अलग अलग कैटेगरी के इंडिविजुअल वहाँ हैं और आप वहाँ से डाटा कलेक्ट कर रहे हो। जैसे अगर मैं स्टडी करना चाहती हूँ कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी है उसका एजुकेशन सिस्टम पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा है, तो मैं ये जब डाटा कलेक्ट कर रही हूँ तो मैं एक स्कूल से या 10 स्कूल से डाटा कलेक्ट कर रही हूँ, तो जो मैं ये मान के चलती हूँ कि जो मैंने सेलेक्ट करे हैं जो स्कूल जिनका इफ़ेक्ट एजुकेशन सिस्टम पर मुझे देखना है, तो वो जो स्कूल हैं वो दूसरे स्कूलों की तरह ही काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई स्कूल अलग अलग कार्यविधि से जो काम कर रहे हैं उनको सेलेक्ट कर लूँ। जब भी डाटा कलेक्ट कर रही हूँ तो उनके अंदर सेम विशेषता होनी ज़रूरी है। फोर्थ जो इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक है सैंपल की वो है सफिशेंट। जो भी मैं डाटा कलेक्ट कर रही हूँ वो बिल्कुल सफिशेंट होना चाहिए जिससे रिसर्च में हेल्पफुल हो। सफिशेंट का मतलब ये है कि जो सैंपल है सैंपल का साइज़ ना बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए। जैसे अगर किसी क्लास में 30 स्टूडेंट हैं और 30 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे एटलीस्ट 5 या 6 सैंपल की नीड है, लेकिन अगर ये रिसर्च एरिया 30 से बढ़कर 30 लाख होता, 30 लाख स्टूडेंट पे मैं स्टडी कर रही हूँ, तो एटलीस्ट जो सैंपल साइज़ है वो 3,000 तो होना ज़रूरी है। जो भी सैंपल हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं, जो भी हम सैंपल कलेक्ट करना चाहते हैं पॉपुलेशन से, वो इतना सक्षम होना चाहिए कि वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सके। इसलिए जो सैंपल साइज़ है वो बिल्कुल यूनिक होना चाहिए। सैंपल साइज़ का मतलब है कि आप कितनी पॉपुलेशन में से कितना सैंपल कलेक्ट कर रहे हो। अगर मुझे पूरी इंडिया की कैलकुलेशन करनी है और उसके लिए मैं 10-12 सैंपल लेकर स्टडी करती हूँ तो वो बिल्कुल गलत होगा। सैंपल कलेक्ट करने का मतलब कि जितना ज़्यादा एरिया होगा सैंपल का साइज भी उतना ही ज़्यादा होगा। अगर मैं एक क्लास की स्टडी कर रही हूँ जिसमें सिर्फ 30 स्टूडेंट हैं तो उसमें से मैं 3-4 बच्चे ले सकती हूँ सैंपल के लिए, क्योंकि वो 30 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं वही 3 लाख स्टूडेंट की स्टडी करना चाहती हूँ तो एटलीस्ट मुझे 3-4 हज़ार सैंपल की नीड होती है। तो सैंपल साइज़ का मतलब सफिशेंट, जो मतलब आपकी पॉपुलेशन को कवर करता हो और वो होमोजेनिटी हो। होमोजेनिटी का मतलब जो भी डाटा आप यूज कर रहे हो, जो भी पॉपुलेशन आपने ली है, तो वो जो पॉपुलेशन आप ले रहे हो उसमें समान गुण होने ज़रूरी है। अगर पॉपुलेशन के अंदर अलग अलग गुण हैं तो आपको अलग अलग सैंपल कलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर मुझे स्टडी करनी है कोरोना के इफ़ेक्ट की, तो कोरोना का जो इफ़ेक्ट है वो मिडिल क्लास फैमिली पर अलग पड़ा है, पुअर फैमिली पर अलग है। मैं सैंपल लूँगी तो मुझे अलग अलग कैटेगरी में से सैंपल लेना पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं सैंपल मेथड की सूटेबिलिटी। सैंपल मेथड कहाँ प्रयोग किया जाता है? सबसे ज़रूरी है लार्ज एरिया। सैंपल मेथड वहाँ यूज किया जाता है जब जो रिसर्च एरिया है वो काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि जब रिसर्च एरिया काफ़ी बड़ा होता है तो वहाँ आप सेंसस मेथड यानी कि जनगणना विधि का प्रयोग नहीं कर सकते हो, क्योंकि जनगणना विधि में प्रत्येक आइटम से डाटा कलेक्ट किया जाता है। तो वहाँ संभव नहीं है लार्ज एरिया में कि आप प्रत्येक इकाई से डाटा कलेक्ट कर सको। तो सैंपल मेथड वहाँ प्रयोग किया जाता है जब आप स्टडी कर रहे हो लार्ज एरिया की। नो नीड ऑफ एक्यूरेसी। जब आप सैंपल कलेक्ट कर रहे हो तो जो आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो वो 100% श्योर ना हो, बल्कि आप सिर्फ फेयरली इंफॉर्मेशन ले रहे हो कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, तब ये सैंपल मेथड का हम प्रयोग करते हैं। थर्ड है होमोजीनियस आइटम। अगर जो डाटा है पॉपुलेशन है वो बिल्कुल होमोजीनियस है, मतलब कोई भी चेंजेस नहीं है, तो वहाँ से हम सैंपल ले सकते हैं। जैसे हमने चावल का एग्जांपल लिया, आपके ब्लड सैंपल का एग्जांपल लिया, तो जो आपकी बॉडी में ब्लड है वो समान ही है, होमोजीनियस है। ये नहीं है कि ब्रेन में अलग ब्लड है और हैंड में अलग ब्लड है, तो दोनों में सेम है, तो इसलिए आप वहाँ सैंपल मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे चावल पके हैं कच्चे हैं, तो वो जो चावल की जो गुण है वो समान है, तो वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो जो होमोजेनिटी का इफ़ेक्ट है वहाँ सैंपल मेथड प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर हर यूनिट बिल्कुल अलग अलग है तो आपको अलग अलग उसको टेस्ट करना पड़ेगा। फिर आ जाते हैं कि इसकी मेरिट कौन कौन सी है, कि सैंपल मेथड के अंदर कौन कौन सी मेरिट है जिनका हमें प्रयोग करना चाहिए। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है इकोनॉमिकल। सैंपल मेथड हमेशा इकोनॉमिकल ही होता है। इकोनॉमिकल का मतलब है कि इस पर जो खर्च आता है वो काफ़ी कम होता है, इस पर समय की बचत
होती है, साथ में आपकी मनी की भी बचत होती है, पैसा कम लगता है और मेहनत भी कम लगती है। तीनों जो चीज़ें हैं, धन, समय और श्रम, इन तीनों की कम खर्च होता है, इसलिए इसको इकोनॉमिकली बोला जाता है। इकोनॉमिकल होने का मतलब है कि इस पर धन और समय साथ में मेहनत है उसका कम प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो डाटा है वो प्रत्येक इकाई से न लेकर कुछ सैंपल से लिया जाता है, इसलिए समय की बचत होती है, साथ में आपकी जो मेहनत है वो भी कम लगती है। क्योंकि अगर आप इंडिविजुअली हर डाटा कलेक्ट करोगे, प्रत्यक्ष विधि से प्रत्येक आइटम से डाटा कलेक्ट करोगे, तो उसमें आपका टाइम भी ज़्यादा लगता है, आपकी मेहनत भी ज़्यादा लगती है और पैसा भी खर्च होता है, क्योंकि रिसर्च करने में पैसे की भी आवश्यकता होती है, आपकी एनर्जी भी ज़्यादा लगती है। लेकिन इसमें सैंपल मेथड में ये तीनों चीज़ें हैं उनका कम प्रयोग होता है, जिससे इसको हम इकोनॉमिकल बोलते हैं। फिर आ जाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब है कि जो भी आपने सैंपल कलेक्ट करा है और आप उस सैंपल से जो रिजल्ट वो देता है आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप दोबारा सैंपल कलेक्ट करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। जैसे अगर एक क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट है और मुझे ये देखना कि वो क्लास कैसी है, काम कर रही है नहीं है, तो मैं 3-4 बच्चे से सैंपल कलेक्ट करके अपना रिजल्ट दे सकती हूँ कि बच्चे काम कर रहे हैं, टेस्ट में कामयाब, उनके टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए हैं। लेकिन अगर कोई और कहता है कि नहीं, इन्होंने जो टेस्ट दिया था वो बिल्कुल फेयर नहीं दिया था, इनका टेस्ट दोबारा लिया जाए, तो और फिर मैं 3-4 बच्चों को सिलेक्ट करके देख सकती हूँ। तो जो सैंपल मेथड है उसमें हम एरर फाइंड आउट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपने कहाँ कोई मिस्टेक करी है। अगर आपका जो रिसर्च का जो कंक्लूजन है और जो एक्चुअल जो रिज़ल्ट आता है वो दोनों एक दूसरे से अलग है। फिर आ जाता है लार्ज इन्वेस्टिगेशन। लार्ज इन्वेस्टिगेशन का मतलब कि जब एरिया काफ़ी बड़ा होता है तब आप सैंपल मेथड का प्रयोग कर सकते हो, तो ये लंबे लेवल पर रिसर्च कर सकता है और कोई भी जो स्टडी है वो कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन कन्विंस का मतलब है कि जब भी हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास नॉलेज होती है कि आपको कौन सा सैंपल कलेक्ट करना है। जो सैंपल मेथड तभी प्रयोग किया जाता है जब रिसर्चर के पास नॉलेज होती है कि डाटा कैसे कलेक्ट करना है। पहले वाले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि क्वेश्चनरी मेथड यानी कि प्रश्नावली मेथड से कलेक्ट किया जाता है, कैसे अनुसूची द्वारा, गणकों द्वारा इंफॉर्मेशन फिल की जाती है या जो सूचना देने वाले उनसे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो ये जो सारे के सारे हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन कन्वींस है कि आप अपनी सुविधा अनुसार डाटा कलेक्ट कर सकते हो और जो जिसके पास नॉलेज है सैंपल मेथड वही प्रयोग कर सकता है। जबकि जनगणना विधि है उसके बारे में, क्योंकि हम हर इंडिविजुअल से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा नॉलेज की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सैंपल मेथड तभी प्रयोग किया जा सकता है जब जो रिसर्च कर रहा है उसके पास बेसिक नॉलेज है रिसर्च की और वो अपने काम में बिल्कुल एक्सपर्ट है। फिर आ जाता है डिमेरिट। डिमेरिट क्या क्या होती हैं? सैम्पलिंग मेथड की जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है बायसनेस। जो भी सैंपल हम कलेक्ट करते हैं वो बायस्ड होते हैं। बायस्ड होने का मतलब है कि इनमें पक्षपात होने के पूरे चांसेस हैं। पक्षपात का मतलब होता है कि कोई भी जो रिसर्चर है, गणक है, वो कई बार रिजल्ट प्रस्तुत करने के लिए जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो गलत दे देता है। जो सैंपल कलेक्ट करता है वो अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार सैंपल कलेक्ट कर लेता है, जिससे जो रिजल्ट आते हैं वो रॉन्ग होते हैं। तो बायसनेस यानी कि पक्षपात ही इसकी सबसे बड़ी मिस्टेक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पक्षपात रहित होना, अगर जो हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो पक्षपात रहित है तो सैम्पलिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो होती है पक्षपात की, कि जो सैंपल होते हैं वो बायस्ड होते हैं। फिर आ जाता है रॉन्ग कंक्लूजन, क्योंकि जब हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, सैंपल मेथड से डाटा ले रहे हैं, तो सैंपल करते हुए हमने पक्षपात किया है तो जो रिजल्ट आएगा, जो कंक्लूजन हम निकालते हैं वो भी रॉन्ग होते हैं। अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं वो अलग अलग इंफॉर्मेशन देती हैं, वो जो डाटा कलेक्ट करती हैं, सैंपल कलेक्ट करती हैं, वो अलग अलग टाइम सीरीज से डाटा कलेक्ट करती हैं, इसलिए जो उनके कंक्लूजन होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सैंपल मेथड से जो डाटा कलेक्ट किया जाता है उनसे रॉन्ग कंक्लूजन निकलता है। फिर आ जाता है डिफ़िकल्टी इन सिलेक्टेड सैंपल।
कई बार जो पॉपुलेशन होती है वो होमोजीनियस न होकर अलग अलग हो जाती है। पॉपुलेशन के अंदर एक समान गुण न होकर बिल्कुल अलग अलग गुण हो जाते हैं, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि वहाँ से सैंपल कैसे कलेक्ट करें, क्योंकि अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो तो सैंपल कलेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है। क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या होती है सैम्पलिंग मेथड में वह यही होती है कि आप सैंपल कैसे कलेक्ट करते हो, सैंपल का साइज़ क्या होगा, कैसे कौन से ऐसे सैंपल होंगे जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि उसके अंदर वो सारे गुण होने चाहिए जो पॉपुलेशन के अंदर है, और पॉपुलेशन का मतलब है कि बहुत सारे आइटम, जबकि सैंपल का मतलब है कि उस पॉपुलेशन में से कुछ आइटम्स को सिलेक्ट करना। फिर आ जाता है स्पेशलाइज्ड एक नॉलेज। हमने यहाँ भी स्टडी करी थी कि जो सैम्पलिंग मेथड है उसके लिए एक्सपर्ट नॉलेज होने की आवश्यकता है, क्योंकि जो सैम्पलिंग मेथड है वो काफ़ी टेक्निकली है। पहले आपको सैंपल सेलेक्ट करने पड़ते हैं, सैंपल साइज़ देखना पड़ता है, फिर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है। कैलकुलेशन करने के बाद आपको अपने रिजल्ट को पॉपुलेशन के रिजल्ट से मैच करना पड़ता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं एरर आ जाता है, और उस एरर को ख़त्म करने के लिए हम जनगणना विधि का प्रयोग नहीं कर सकते। हमें दोबारा सैंपल कलेक्ट करने पड़ते हैं, और फिर वो वही प्रोसेस होता है कि सैंपल कलेक्ट करो, उनसे क्वेश्चनरी या शेड्यूल के द्वारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, और फिर उस रिज़ल्ट को फाइनल रिजल्ट के साथ मैच करो। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे कि सैम्पलिंग के मेथड कौन कौन से होते हैं और उनका प्रयोग कब कब किया जाता है।